Hello student, myself Chaya Yadav. This is my second video lecture on history unit 2. टॉपिक है चार्टर ऑफ 1726 एंड चार्टर ऑफ 1753. यूनिट 2 के फर्स्ट लेक्चर में हमने चार्टर 1600 एंड 1661 डिस्कस किया था क्योंकि वो दोनों चार्टर एक दूसरे से रिलेटेड थे. ऐसे ही यूनिट 2 के सेकंड लेक्चर में हम चार्टर ऑफ 1726 एंड चार्टर ऑफ 1753 डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों चार्टर एक दूसरे से रिलेटेड हैं. अब देखते हैं कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन कौन से आए हैं. तो चार्टर ऑफ 1726 पे लॉन्ग क्वेश्चन आया. देखिए, डिस्कस द मेन प्रोविजंस ऑफ चार्टर ऑफ 1726. इसे 3 टाइम्स इसी फॉर्मेट में पूछा गया है, 2017 में, 2015 में एंड 2013 में. और चार्टर ऑफ 1753 पे अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन इस पे आ सकता है डायरेक्ट चार्टर ऑफ 1753. तो चलिए डिस्कस करते हैं चार्टर ऑफ 1726 एंड चार्टर ऑफ 1753. सबसे पहले 1661 का चार्टर मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाती हूँ क्योंकि 1661 के चार्टर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी को ये अथॉरिटी दी थी कि आप अपने यहाँ गवर्नर और ऑफिसर्स अपॉइंट कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के लिए. ठीक है, इसी तरीके से द चार्टर ऑफ 1726 में डायरेक्ट क्राउन जो है यहाँ पर कॉरपोरेशन एंड मेयर कोर्ट इस्टेब्लिश करने की बात कर रहा है. ये कंपनी को पावर नहीं दे रहा है कि आप अपने यहाँ मेयर कोर्ट एंड कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश करिए. ये डायरेक्ट इंडिया में कॉरपोरेशन एंड मेयर कोर्ट इस्टेब्लिश करेगा. तो देखिए कि द क्राउन बाय द चार्टर ऑफ 1726 प्रोवाइडेड फॉर. अब ये देखिए कि जो चार्टर ऑफ 1726 है उसके थ्रू क्राउन क्या प्रोवाइड कर रहा है हम लोगों को. तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश करने की बात कर रहा है और साथ में मेयर कोर्ट इस्टेब्लिश करने की बात कर रहा है. टोटल 3 प्रेसिडेंसीज में. कौन कौन सी? बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता में. तो ये स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि ब्रिटिश टाइम पीरियड पर तो टोटल 3 प्रेसिडेंसीज ही रहेंगी, बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता. ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 3 प्रेसिडेंसीज हैं, बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता. और यहाँ पर स्टैब्लिश होगा मेयर कोर्ट. तो ये जो चार्टर है वो मुझे प्रोवाइड कर रहा है कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश करने के लिए और 3 प्रेसिडेंसीज इस्टेब्लिश करने के लिए. ठीक है, तो साथ में ये चार्टर और क्या इंट्रोड्यूस करेगा इसके थ्रू, मीन्स मेयर कोर्ट और कॉरपोरेशन के थ्रू क्राउन यहाँ पर क्या इंट्रोड्यूस करने वाला है. द चार्टर इंट्रोड्यूस ब्रिटिश सिस्टम ऑफ कोर्ट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन इंडियन सेटलमेंट्स. कि अब यहाँ पर जो चार्टर है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है ब्रिटिश सिस्टम ऑफ कोर्ट और उसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इंट्रोड्यूस कर रहा है. तो आप देखिए कि इस चार्टर के थ्रू क्या क्या चीज़ें हो रही हैं. कॉरपोरेशन, मेयर कोर्ट इस्टेब्लिश हो रहे हैं और साथ में इंट्रोड्यूस हो रहा है ब्रिटिश सिस्टम ऑफ कोर्ट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि फॉसेट ने क्या कहा है. अकॉर्डिंग टू फॉसेट द चार्टर ऑफ 1726 कि आपने अभी देख लिया कि यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. तो उसी के साथ जो अकॉर्डिंग टू फॉसेट इन्होंने क्या कहा है कि द चार्टर ऑफ 1726 मार्क्स द अथॉरिटेटिव इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लॉ इन द प्रेसिडेंसी टाउन इन इंडिया. इन्होंने कहा है कि अब जो प्रेसिडेंसी टाउन्स हैं वहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा इंग्लिश लॉ. इनके अकॉर्डिंग, फॉसेट के अकॉर्डिंग क्या है कि इस चार्टर के थ्रू इंग्लिश लॉ प्रेसिडेंसी टाउन्स में इंट्रोड्यूस होगा. नेक्स्ट पॉइंट, जिस चार्टर की हम बात कर रहे हैं उसे किसने ग्रांट किया है. द जुडिशियल चार्टर वॉज ग्रांटेड बाई द ब्रिटिश किंग जॉर्ज फर्स्ट. ऐसे ही आप देखिए कि जो 1600 चार्टर है उसे किसने ग्रांट किया? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने. 1661 का चार्टर किसने ग्रांट किया? चार्ल्स फर्स्ट ने. और अभी हम लोग 1726 का जो चार्टर पढ़ रहे हैं उसे ग्रांट किया है ब्रिटिश किंग जॉर्ज फर्स्ट ने. और कब किया है? ऑन सितंबर 24, 1726 को इन्होंने इस चार्टर को ग्रांट किया है. आपने देख लिया कि पर्पस क्या है. कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश करना है, मेयर कोर्ट इस्टेब्लिश करना है टोटल 3 प्रेसिडेंसीज में.
साथ में यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है क्या, इंग्लिश लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इंट्रोड्यूस करना है। ओके, अब ये जो 1726 का चार्टर है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी इंडिया में, क्या ऐसा सरकमस्टेंस बना कि 1726 चार्टर को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो देखिए, सबसे पहले द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द वर्किंग ऑफ कोर्ट्स इन 3 प्रेसिडेंसीज टाउन ऑफ इंडिया वाज अनसेटिस्फैक्ट्री। बोल रहा है कि जो यहाँ पर कोर्ट वर्क कर रहे थे प्रेसिडेंसी टाउन में, अब ये प्रेसिडेंसी टाउन आपको समझ जाना चाहिए कहाँ पे, बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता। यहाँ पे जो कोर्ट वर्क कर रहे थे उससे लोग जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे। ठीक है, एक तो ये रीज़न था 1726 लाने का। साथ में जो कंपनी है वो ग्रोथ कर रही है बहुत तेज़ी से, किस में, ट्रेड में एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में। तो जब कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही है, ट्रेड बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, तो क्या होगा, अब यहाँ पे जो ब्रिटिश सेटलमेंट्स हैं वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगी, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा केसेस जो हैं वो कोर्ट में जाएंगे। तो इसलिए कोर्ट होना ही चाहिए। और आप देख रहे हैं कि वो सेटिस्फैक्ट्री भी नहीं है जो पहले से कोर्ट हैं, तो अब एक कोर्ट की रिक्वायरमेंट तो है ही इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि जो कंपनी है उसकी भी अब ये डिज़ायर है कि यहाँ पर एक ऐसा कोर्ट इस्टेब्लिश होना चाहिए जहाँ पर एक ऐसा जज होना चाहिए जो कॉम्पिटेंट हो, उसके अंदर नॉलेज हो, और वो जो डिसीज़न दे वो लोग जो हैं उसको माने। एक ऐसा जज होना चाहिए ताकि जो जजमेंट है या जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ये बात जो है ये जो कंपनी है वो सोच रही है। ठीक है, तो मतलब कि कंपनी भी ये चाह रही है कि अब यहाँ पर कोर्ट इस्टेब्लिश हो, तो एक रीज़न ये भी है। साथ में एक पॉजिटिव चीज़ ये थी कि जो पहले से 1687 में मद्रास में एक मेयर कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, एक कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश किया गया था। जब मैं मेयर कोर्ट अलग से लेक्चर 4 में पढ़ाऊंगी तब मैं डिटेल से आपको वहाँ पे मेयर कोर्ट बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर इतना जानिए कि 1726 से पहले 1687 में केवल मद्रास में टोटल 3 प्रेसिडेंसीज हैं, लेकिन मद्रास में 1687 में कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश हो चुका और जिससे लोग जो हैं बहुत ज़्यादा जो है वो खुश थे, क्योंकि वो बहुत ही सक्सेसफुली तरीके से वर्क कर रही थी। ठीक है, कॉरपोरेशन जो थी। तो अब कंपनी को ये लगा कि सेम ऐसे ही अदर प्रेसिडेंसी में ही कोर्ट इस्टेब्लिश या कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जो है 1726 चार्टर की रिक्वायरमेंट थी ही इंडिया में। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जो मद्रास में कोर्ट थी, कह सकते हो कॉरपोरेशन था, 1687 के थ्रू इस्टेब्लिश हुआ था। 1687 में वो कैसे केसेस देखता था, वो टेस्टामेंट्री केसेस देखता था, प्रॉपर्टी से रिलेटेड केसेस देखता था। तब वहाँ पर जो इंग्लिश मैन यहाँ आए, यहाँ से मूव कर गए, यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी बनाए, हो सकता है उनकी डेथ हो गई हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी को लेके बहुत डिस्प्यूट चलते थे। जो उनकी फैमिली मेम्बर इंग्लैंड में हैं वो भी यहाँ आते थे और सारी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती थी कि किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो ये जो मद्रास मेयर कोर्ट है, एक तो इस तरीके की जो इंग्लिश मैन की प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी उनको भी सॉल्व करता था 1687 केसेस। ठीक है, ये केवल और केवल जो है ये इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता था, प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम को। और जब देखा कि इसके जजमेंट को ब्रिटिश क्राउन जो है वो मानती भी नहीं थी, क्योंकि ये ब्रिटिश क्राउन के थ्रू इस्टेब्लिश किया हुआ कोर्ट या कॉरपोरेशन नहीं था, ये कंपनी के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया था। आप अब आगे जब पढ़ेंगे तो आप क्लियर होंगे कि जो 1687 में मद्रास में जो मेयर कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया है वो कंपनी का मेयर कोर्ट है, और कंपनी इसीलिए चाह रही है कि वैसा ही मेयर कोर्ट अदर प्रेसिडेंसी में भी इस्टेब्लिश किया जाए। लेकिन इसका जो जजमेंट है वो ब्रिटिश क्राउन नहीं मानती थी, क्योंकि उसका मानना था कि ये जो कंपनी का कोर्ट है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से वो सेटिस्फाई नहीं होते थे। जो ब्रिटिश क्राउन के लोग थे या ब्रिटिश कोर्ट थे, उन्होंने इसलिए अपने अकॉर्डिंग
1726 चार्टर के थ्रू यहाँ पर कॉरपोरेशन और कोर्ट इस्टेब्लिश करने की बात की। तो एक रीज़न ये भी था। ठीक है, अब आप देखिए कि ये मेन प्रोविज़न, अभी आपने देखा कि 1726 का चार्टर क्यों आया था। अब हमें देखना है कि 1726 के चार्टर में मेन प्रोविज़न्स क्या क्या हैं। ठीक है, और ये रॉयल चार्टर है और इसे किसने ग्रांट किया, एकदम मत भूलेगा क्लास, ब्रिटिश किंग जॉर्ज फर्स्ट ने। ठीक है, क्योंकि जो अगर MCQ पैटर्न पे एग्ज़ाम्स होंगे तो आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं कि किसने ग्रांट किया। ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा चार्टर पढ़ रहे हो। अभी तो आपने देखा कि सिर्फ हम लोग 2 लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे मैंने यूनिट 2 का फर्स्ट लेक्चर वहाँ 2 चार्टर पढ़ लिया, अभी लेक्चर 2 में 2 चार्टर पढ़ लिया, आगे और भी चार्टर्स एक्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि कौन सा चार्टर किसने ग्रांट किया है, किसे क्या कहा गया है। जैसे ये जुडिशियल चार्टर कहा गया है 1726 का चार्टर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कॉरपोरेशन एट बॉम्बे एंड कलकत्ता। यहाँ पे क्या इस्टेब्लिश करना है, कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश करना है। कैसा कॉरपोरेशन, निगम, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और जो ब्रिटिशर्स थे हम ही लोगों से टैक्स लेके हम ही लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते थे। ठीक है, तो ऐसा कॉरपोरेशन ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं सर्विस देने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि वो अपने खर्चे से हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमसे टैक्स लेते थे और उसके बाद मुझे इस कॉरपोरेशन के थ्रू सर्विस प्रोवाइड करते थे। ठीक है, तो अब ये चार्टर जो है ये इस्टेब्लिश कर रहा है क्या, कॉरपोरेशन, कहाँ, बॉम्बे एंड कलकत्ता में। क्यों, क्योंकि मद्रास में ऑलरेडी 1687 में कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश हो चुका है। ठीक है, तो देखिए कि इस कॉरपोरेशन के थ्रू यहाँ पर क्या चीज़ें इस्टेब्लिश की जाएंगी। ठीक है, जो कॉरपोरेशन है उसमें कितने मेंबर होने चाहिए। तो देखिए लिखा है कि ईच ऑफ द प्रेसिडेंसी टाउन्स वाज टू हैव अ कॉरपोरेशन कंसिस्टिंग ऑफ अ मेयर, 1 मेयर, अ मेयर एंड 9 एल्डरमैन। मैंने बोल्ड कर रखा है ताकि आप जाने कि जो 1726 का चार्टर है, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो 1687 का चार्टर जिसके थ्रू मद्रास में कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश हुआ था उसमें अदर जो है वो एल्डरमैन की संख्या है। ठीक है, लेकिन यहाँ 1726 में 1 मेयर और 9 एल्डरमैन होंगे कॉरपोरेशन में। तो ये जो एल्डरमैन है और जो मेयर है उनके लिए और क्या क्या चीज़ें कही गई हैं आप देखिए कि द मेयर एंड 7 ऑफ द एल्डरमैन, कि 9 में से 7 जो हैं वो कौन होने चाहिए, वो बर्थ से ही इंग्लिश मैन होने चाहिए, ब्रिटिशर्स होने चाहिए। तो मेयर और 7 एल्डरमैन जो हैं वो बर्थ से ही ब्रिटिश होने चाहिए। और साथ में अब कितने बच गए, आपने देखा कि मेयर और 7 एल्डरमैन क्या होने चाहिए, ब्रिटिश होने चाहिए। तो 2 और एल्डरमैन बच गए जो किसी भी कंट्री के हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन 7 एल्डरमैन और मेयर तो इंग्लिश मैन ही होना चाहिए, मीन्स ब्रिटिशर्स होना चाहिए। ठीक है, अब आपने तो ये रूल देख लिया कि जो कॉरपोरेशन है उसमें टोटल कितने मेंबर होने चाहिए और कितने इंग्लिश मैन होने चाहिए। मेयर भी इंग्लिश मैन, ब्रिटिशर होना चाहिए बर्थ से ही। और जो फर्स्ट मेयर इस्टेब्लिश हुआ इस कॉरपोरेशन में, मतलब कि जब ये कॉरपोरेशन 1726 में बना तो जो पहला मेयर यहाँ बना एंड जो एल्डर मैन हुए वो अपॉइंट हुए डायरेक्ट इस चार्टर के थ्रू। लेकिन आगे के लिए क्या रूल लाया गया कि जो मेयर है वो इलेक्ट होगा एनुअली, किसके थ्रू, एल्डर मैन के थ्रू। देखिए द मेयर वाज टू बी इलेक्टेड एनुअली बाय द एल्डर मैन। तो ये प्रोविज़न जो है वो कॉरपोरेशन के लिए लाया गया क्लियर कि 1726 के थ्रू बॉम्बे एंड कलकत्ता में जो कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश होगा उसमें इतने मेंबर होंगे, उन मेंबर में से इतने अंग्रेज होंगे, ब्रिटिशर्स होंगे, और उसमें जो एनुअली कौन इलेक्ट होगा, किसके थ्रू इलेक्ट होगा। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। नेक्स्ट प्रोविज़न हम लोग देखते हैं कि अभी आपने देखा था स्टार्टिंग में कि 1726 का चार्टर हमें क्या प्रोवाइड कर रहा था, कॉरपोरेशन और मेयर कोड। तो आपने कॉरपोरेशन देख लिया, नेक्स्ट पॉइंट देखिए मेयर कोड। मेयर कोड इन प्रेसिडेंसी टाउन में क्या इस्टेब्लिश हो रहा है कि सेम वही मेयर, द मेयर एंड 9 एल्डर मैन टू ईच कॉरपोरेशन फॉर्म अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, यहाँ पर जो मेयर कोर्ट है
उसमें भी वही मेंबर होंगे जो कॉरपोरेशन के मेंबर होंगे, ठीक है। तो इसलिए कन्फ्यूज़न नहीं है, जितने कॉरपोरेशन में मेंबर हैं और मेयर हैं उतने ही मेयर कोर्ट में भी होंगे जो प्रेसिडेंसी टाउन में होंगे, ठीक है। और ये जो कोर्ट है वो कैसे केसेस को डिसाइड करेगा, डिसाइडेड ऑल द सिविल केसेस, ठीक है, कि जो सिविल केसेस हैं, जो प्रेसिडेंसी टाउन में जो फैक्ट्रीज़ हैं या जो उसके सबऑर्डिनेट हैं फैक्ट्रीज़ के, वो सब जितने भी मेंबर वहाँ पे रह रहे हैं सबके सिविल केसेस जो हैं मेयर कोर्ट देखेगा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि 1661 में गवर्नर काउंसिल बना है, जिसे किसने बनाया, कंपनी ने, किसके कहने पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के। अब जो ये मेयर कोर्ट बन रहा है, ये मेयर कोर्ट बन रहा है किसके कहने पे, डायरेक्ट क्राउन के थ्रू बन रहा है। तो अब इन दोनों के पावर में कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है। तो आपने ये देखा, और एक जो मेयर कोर्ट है उसका कोरम कैसे पूरा हो सकता है, ठीक है। एक तो मेयर रहेगा और साथ में जो 7 इंग्लिश मैन हैं उनमें से अगर 2 भी ब्रिटिशर्स वहाँ प्रेजेंट हैं तो इनका मेयर कोर्ट जो है वो वर्क कर सकता है, ठीक है। क्राइम एंड पनिशमेंट से देख लीजिए कि जो मेयर कोर्ट है वो किस तरीके के इसके पास ज्यूरिडिक्शन है। ओनली सिविल एंड टेस्टामेंट्री ज्यूरिडिक्शन है, मतलब कि ये सिविल केस देखेगा और प्रॉपर्टी से रिलेटेड केसेस जो है ये जो है वो मेयर कोर्ट देखेगा, ठीक है। तो आपने देखा, और ये हर एक प्रेसिडेंसी में इस्टेब्लिश है। यहाँ पर ज्यूरी से रिलेटेड ट्रायल के लिए बात की गई है कि अगर कोई क्रिमिनल केस आता है तो इन्हें ज्यूरी का हेल्प लेना पड़ेगा, और ये ज्यूरी जो है वो टोटल इसमें 23 पर्सन्स होंगे, ठीक है। ऐसे ही जो यहाँ पर जो है लेजिस्लेटिव पावर की बात की गई है कि जो 1726 का चार्टर है वो डायरेक्ट जो है वो किसके थ्रू इस्टेब्लिश हो रहा है, जो इंग्लैंड के थ्रू, डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पर इस्टेब्लिश हो रहा है। और यहाँ पे इसके पास लॉ मेकिंग पावर के साथ साथ इसके पास जो है वो कोर्ट को डायरेक्ट करने की, ठीक है, ये सारी पावर्स जो है इसके पास हैं। नेक्स्ट देखिए चार्टर ऑफ 1753। चार्टर ऑफ 1753 को किसने इस्टेब्लिश किया, ठीक है। अब मैं इसके स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दे रही हूँ आपको, क्योंकि जो चार्टर 1753 है वो क्यों लाया गया, क्योंकि जो 1726 का चार्टर है वो आ तो गया लेकिन उसके पास सिविल पावर आ गई, और उसको ये लग रहा था कि मुझे डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है तो मैं डायरेक्ट एक्शन सिविल केसेस में ले सकता हूँ। तो वो गवर्नर एंड काउंसिल को इग्नोर कर रहा था। तो गवर्नर एंड काउंसिल जो कंपनी के पास पावर है गवर्निंग काउंसिल की, और उसे डायरेक्ट जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, तो दोनों की पावर में कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। क्यों, क्योंकि आप जब 1661 का चार्टर पढ़ रहे थे और जिसमें गवर्नर एंड काउंसिल के पास दोनों पावर थी, सिविल एंड क्रिमिनल दोनों पावर थी। अब मेयर कोर्ट आ गया तो मेयर कोर्ट के पास कैसी पावर आ गई, सिविल की पावर आ गई। तो सिविल केसेस में मेयर कोर्ट जो है वो कोई भी मैटर में गवर्नमेंट काउंसिल से कंसर्न नहीं करता था, ठीक है। तो जब वो कंसल्ट नहीं करता था तो क्या होता था कि इन दोनों की पावर में कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। यहाँ पर क्लियर नहीं था कि कौन सा किसके अंडर में आएगा, ठीक है। वैसे ये चीज़ कही गई है कि जो 1726 का चार्टर है सिविल केस में उसकी अपील जो है गवर्नमेंट काउंसिल में जाएगी, लेकिन फिर भी इनकी पावर में जो है वो एक दूसरे से जुरिडिक्शन में ये इंटरफेयर कर रहे हैं। गवर्नमेंट काउंसिल के और 1726 के चार्टर जो है वो एक दूसरे के पावर और जुरिडिक्शन में इंटरफेयर कर रहे हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम शुरू हुई और 1753 का चार्टर लाया गया। 1753 के चार्टर के थ्रू क्या चीज़ें जो हैं यहाँ सॉल्व की गई हैं वो देखिए। सबसे पहले 1753 का चार्टर किसने इंट्रोड्यूस किया, जो 1753 का चार्टर है वो किंग जॉर्ज सेकंड ने इशू किया, ठीक है। 1726 का जॉर्ज फर्स्ट ने, और 1753 का चार्टर जो जॉर्ज सेकंड ने, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि ये जो 1753 का चार्टर है ये क्या चेंज करेगा, ठीक है। तो ये जो मेयर हैं और जो एल्डर मैन हैं उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इन्होंने बहुत से चेंजेस किए। इन्होंने इसके थ्रू क्या चेंजेस किए
कि अब जो मेथड है, जैसे आपने यहाँ पे देख लिया कि इन्होंने क्लियर थर्ड पॉइंट देखिए लिखा है, द मेयर्स कोर्ट वाज कंप्लीटली सबॉर्डिनेट टू द गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कि जो प्रॉब्लम मैंने आपको ये चार्टर शुरू करने से पहले बताई कि 1726 का चार्टर और जो दूसरा उधर 1661 का चार्टर है, दोनों के ज्यूरिडिक्शन एक दूसरे से टकरा रहे हैं और दोनों एक दूसरे में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तो इससे जब प्रॉब्लम बढ़ी तो ये चार्टर आया। इस चार्टर ने ये क्लियर किया कि जो मेयर कोर्ट है वो सबॉर्डिनेट है किसका, गवर्नर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, मीन्स उस गवर्नर एंड काउंसिल का जो 1661 में इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि अब इसने इस चार्टर ने किसको अपॉइंट किया, गवर्नर को अपॉइंट किया और गवर्नर एंड काउंसिल को अपॉइंट किया कि जो एल्डर मैन है, 9 एल्डर मैन की जो बात हो रही है उसमें से 7 इंग्लिश मैन और 2 अदर कंट्रीज़ के किसी के भी हो सकते हैं, उन एल्डर मैन का जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करेगा, गवर्नर एंड काउंसिल करेगी। आप देखिए कि इस चार्टर से कितना चेंज आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके की यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा जो है वो चेंजेस लाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अब मेयर कोर्ट जो है केवल और केवल ये उसको पावर दी गई है कि अगर जो इंडियंस खुद दोनों पार्टीज़ अग्री हैं, जो नेटिव्स हैं दोनों पार्टीज़ अगर अग्री हैं कि हम दोनों का केस जो है या हम लोगों का केस मेयर कोर्ट में चलेगा, गवर्नर एंड काउंसिल में नहीं चलेगा, तभी वो केस मेयर कोर्ट जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है। ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए कि 2 लोग हैं और दोनों अगर अग्री हैं कि हाँ हम लोग का केस जो है वो मेयर कोर्ट में चलेगा, दोनों पार्टीज अगर चाह रही हैं तभी चलेगा। अगर एक पार्टी चाह रही है कि गवर्नर एंड काउंसिल में चले और एक मेयर कोर्ट में, उस केस में जो केस है वो गवर्नर एंड काउंसिल में चलेगा जो 1661 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, तो एक चीज़ तो यहाँ पर ये क्लियर कर दी गई। हाँ, और दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए कि जो चार्टर है उसने यहाँ पर जो या एक रिक्वेस्ट कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया है। तो जो रिक्वेस्ट कोर्ट है, रिक्वेस्ट कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था और उसका रीज़न सिर्फ यही था रिक्वेस्ट कोर्ट का कि जितना ईज़िली आप कह सकते हो कि जो क्विकली जो प्रॉब्लम्स इतनी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, इतनी ढेर सारी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, तो उनके लिए ये कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया ताकि जितनी जल्दी हो सके जो है वो केस को सॉल्व किया जाए। जो छोटे केस होते थे 5 पगोडास तक के। ठीक है, ये 5 पगोडास जो है वो जो है वो एक करेंसी है कि एक लिमिट, जैसे उसकी वैल्यू कितनी है केस की। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें हम लोग जो यहाँ पे रिक्वेस्ट कोर्ट है उसको जुडिशियल अरेंजमेंट में आप देख सकते हैं कि जो 1753 का चार्टर है उसने कुछ जुडिशियल अरेंजमेंट किया था। तो देखिए क्या क्या अरेंजमेंट है इसके अंदर। मैं इसी कोर्ट की बात कर रही हूँ जो ऊपर कुछ मिसप्रिंट हो गया, द कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट। ये जो कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट है ये छोटे और सिविल केस सॉल्व करता था जिसकी वैल्यू 5 पगोडास होती थी। ठीक है, और इसका पर्पस ये था कि जितनी जल्दी प्रॉब्लम्स को, जो नेटिव हैं, जो इंडियंस हैं, उनकी प्रॉब्लम को कितनी जल्दी सॉल्व किया जा सके। ठीक है, उसके बाद मेयर कोर्ट है। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस भी है, जैसे कोई केस रिक्वेस्ट कोर्ट में जो है वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो उसकी अपील कहाँ जाएगी, मेयर कोर्ट में जाएगी। ठीक है, और इसका भी ज्यूरिडिक्शन क्या है, द कोर्ट हैड ज्यूरिडिक्शन टू हियर सिविल केसेस। ठीक है, और यहाँ पर भी ये 5 पगोडाज या 5 पगोडा से ज़्यादा के केसेस जो है मेयर कोर्ट देख सकता है। ठीक है, और अगर मेयर कोर्ट में प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पा रही है तो फिर कहाँ जाएगी, द कोर्ट ऑफ गवर्नर एंड काउंसिल में जाएगी। ठीक है, और गवर्नर एंड काउंसिल जो है इसके पास कैसी पावर है, इन्होंने देखो कैसे क्लियर किया है, कैसे अरेंजमेंट किया है। अब इन्होंने एकदम क्लियर कर दिया कि किसका क्या, कहाँ किसका कौन सा अपीलीय कोर्ट है और कहाँ पे कौन सी अपील जाएगी। तो आपने सबसे पहले देखा कि रिक्वेस्ट कोर्ट है। रिक्वेस्ट कोर्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, ये है कि जितने भी छोटे केसेस और सिविल केसेस होंगे ताकि जल्दी से जल्दी जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके जिसकी वैल्यू 5 पगोडास है।
फिर उसके बाद हम देखते हैं मेयर कोर्ट, कि मेयर कोर्ट में जो जुरिडिक्शन दिया हुआ है वो क्या है, सिविल केस का ही है, ठीक है। और अगर यहाँ पर प्रॉब्लम रिक्वेस्ट कोर्ट में नहीं सॉल्व हो पा रही है तो उसकी अपील कहाँ जाएगी, मेयर कोर्ट में जाएगी, ठीक है। अब मेयर कोर्ट में भी अगर कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पा रही है तो उसकी अपील कहाँ जाएगी, द कोर्ट ऑफ गवर्नर एंड काउंसिल, ठीक है, गवर्नर एंड काउंसिल में जाएगी। और यहाँ पर देखिए कि जो इसके पास पावर है वो क्या है, क्रिमिनल केसेस भी है और सिविल केसेस भी है, ठीक है। ये दोनों केसेस जो है गवर्नर एंड काउंसिल देख रही है, इसके पास दोनों पावर है, लेकिन मेयर कोर्ट के पास सिविल केसेस हैं। तो ऑफ कोर्स सिविल केसेस के ही जो मैटर है उसी की अपील जो है, मेयर कोर्ट की अपील कहाँ आ सकती है, गवर्नर एंड काउंसिल में। तो अब आप भी कंफर्म हो रहे होगे कि क्या सीक्वेंस है, कौन किसका अपीलीय कोर्ट है, अब आपको ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द कोर्ट ऑफ किंग इन काउंसिल। ये किंग इन काउंसिल कहाँ है, इंग्लैंड में है, जिसे प्रीवी काउंसिल कहा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए सिविल कोर्ट, जो सिविल केसेस हैं उन्हीं को जो ब्रिटिशर्स हैं, जो कंपनी है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती थी, क्रिमिनल केसेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती थी, ठीक है। और जो कोर्ट यहाँ पे किंग इन काउंसिल प्रीवी काउंसिल है, उसमें अपील कहाँ से आएगी, गवर्नर एंड काउंसिल से आएगी। तो गवर्नर एंड काउंसिल का अपीलीय कोर्ट कौन है, कोर्ट ऑफ किंग इन काउंसिल, प्रीवी काउंसिल, ठीक है। और ये ऑल सिविल केसेस जो है ये डील कर सकता है, ठीक है। और कितने 1000 पगोडास या 1000 पगोडास से ज़्यादा अगर केस की वैल्यू है तब किंग इन काउंसिल में उसकी अपील को एक्सेप्ट किया जाएगा। ये सारे प्रोविज़न 1753 चार्टर के थ्रू क्लियर किया गया था, ठीक है। तो आप ये देखिए कि जो मेयर कोर्ट है वो किसका सबॉर्डिनेट है। तो ये क्वेश्चंस आपको एकदम ध्यान रखना चाहिए कि जो 1753 में चार्टर आया उसने क्लियर कर दिया कि पहले 1726 में भी ये चीज़ कही गई थी कि जो मेयर कोर्ट है वहाँ से अपील जो है गवर्नर एंड काउंसिल जाएगी, लेकिन फिर भी लोग कंफ्यूज थे। और जो मेयर कोर्ट है वो जो है अपने ज्यूरिडिक्शन से अपने ज्यूरिडिक्शन का यूज़ करते वो ये सोचता था कि मैं क्राउन के थ्रू अपॉइंट हुआ हूँ या मुझे जो है क्राउन के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया है तो मेरे अंदर पावर ज़्यादा है, ठीक है। और कंपनी का अपना अलग था कि कंपनी जो गवर्नर एंड काउंसिल है उसके पास अलग पावर है। तो इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था 1726 एंड 1661 में, ठीक है। तो 1753 लाया ही गया था 1726 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो एकदम ध्यान रखिएगा कि जो 1753 का चार्टर है वो क्यों आया, 1726 के चार्टर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया है, ठीक है क्लास। तो ये है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि क्या क्या प्रोविज़न्स हैं, ठीक है। ये सारे कोड के बारे में आपको बता दिया गया है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर कि जो क्रिमिनल केसेस हैं वो गवर्नर एंड काउंसिल में जाएंगे, ठीक है। और सिविल केसेस जो भी हैं जो उसकी वैल्यू 1000 पगोडास से ऊपर या 1000 पगोडास की है, वो फाइनल अथॉरिटी जो है वो प्रीवी काउंसिल है। जो किंग इन काउंसिल है वही प्रीवी काउंसिल है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्लियर कर दिया गया कि जो मेयर कोर्ट है वो सबॉर्डिनेट है किसका, गवर्नर एंड काउंसिल का, ठीक है। तो ये चार्टर जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया था। और यहाँ तक कि जो गवर्नर हैं उनको ये पावर दे दी गई कि जो मेयर और जो एल्डरमैन हैं उनको आप अपॉइंट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए कि जो 1726 का चार्टर है उसमें क्या प्रोविज़न है, जो 1753 का चार्टर है उसमें क्या प्रोविज़न है, जो 1726 का चार्टर है वो क्यों लाया गया। तो सबसे पहले आपको देखना है 1726 का चार्टर, क्योंकि जब आप समझ पाओगे कि 1726 में क्या क्या प्रोविज़न्स हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ये सुधार की बात की गई है कि हाँ इसमें 1753 के चार्टर में ये सुधार किया गया है। तो आप ये समझिए कि जो चार्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहले अगर आप 1726 का चार्टर अच्छे से पढ़ लोगे कि हाँ इसमें क्या क्या चीज़ें जो है इस्टेब्लिश की गई, कॉरपोरेशन, मेयर कोर्ट, इसमें क्या प्रोविज़न है, कितने मेयर्स हैं, कितने एल्डरमैन हैं, तो जब ये सारी चीज़ें जब हम लोग क्लियर हो जाएंगे तब आप 1753 का जब चार्टर
पढ़ोगे तब आप समझ पाओगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए आया था। और किसके किसके बीच के कॉन्फ्लिक्ट को, तो गवर्नर एंड काउंसिल और मेयर कोर्ट के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए ही ये आया था। इसका ऑब्जेक्टिव ही था 1753 का चार्टर। तो इस तरीके से जब आप पढ़ोगे 1726, उसके बाद आप 1753 पढ़ोगे, तब आप क्लियरली इसको समझ पाओगे। ठीक है, तो क्लास आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही है। ठीक है, देखिए 1726 का चार्टर हम लोगों ने पढ़ा इस वीडियो लेक्चर में और 1753 का चार्टर पढ़ा। ठीक है क्लास, थैंक यू।